Hello, children. Welcome once again to Political Science. Lesson number 6, Bureaucracy. Yesterday we learned what is bureaucracy. We also learned the characteristic of bureaucracy. And today we are going to learn the significance and types of civil service, etc. All that. The structure of Indian bureaucracy is extensive and complex. Several important reforms that were introduced during the post independence period have been effectively implemented by the bureaucratic structure. Means स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज एक्सटेंसिव म्हणजे बहुत बड़ा है और कॉम्प्लेक्स म्हणजे पेचीदा है. सेवरल इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स बहुत अलग अलग चेंजेस जो आए थे दैट वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. इंडिपेंडेंस के बाद को पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड बोलते हैं. हैव बीन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर. ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से वो उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया म्हणजे अमल में लाया गया है. टुडे वी सी मैनी पॉजिटिव एंड सोशल चेंजेस रीचिंग अ कॉमन पीपल. आज हम देखते हैं कि बहुत सारा पॉजिटिव सामाजिक बदलाव को आम आदमी में भी आया है. दिस चेंजेस हैव बीन ब्रॉट बाय इंडियन ब्यूरोक्रेसी. ये सभी चेंजेस जो है ये इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने लाया है बाय इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट. ब्यूरोक्रेसी गिव्स स्टेबिलिटी टू द पॉलिटिकल सिस्टम. ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबिलिटी देती है. वाटर सप्लाई, पब्लिक क्लीनलीनेस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक क्लीनलीनेस 2 बार आ गया, हेल्थ, agricultural reforms, prevention of pollution and such other services are everyday needs of the people. ये सब जो भी है, वाटर सप्लाई है, पब्लिक क्लीनलीनेस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, ये सब एवरीडे नीड्स है पीपल की और नीड्स टू बी कंसिस्टेंटली प्रोवाइडेड टू देम. उनको कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करना पड़ता है. अगर उनको प्रोवाइड नहीं हुआ तो दे विल नॉट बी एबल टू लीव देयर लाइफ. दिस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन द डे टू डे लाइफ ऑफ पीपल. म्हणजे इसकी वजह से वो आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं जो भी उनको थोड़ा बहुत मिलता है उसमें. सेकेंडली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू understand that bureaucracy is an important instrument of social transformation. The laws enacted by the government for empowerment of women, child security plans for the marginalized sections are implemented by the bureaucracy. जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब योजनाएं हैं, ये सब लाते हैं, इसको अमल में भी लाना चाहिए. सोशल चेंज इज ब्रॉट थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच पॉलिसीज. ऐसे पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से सामाजिक बदलाव जो है आते हैं. बच्चों अपन डिस्कस कर रहे हैं पेज 87 में, तो आप उसको रेफर कर सकते हो. द ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी को डेमोक्रेटाइजेशन करने में ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ा हाथ है ब्यूरोक्रेसी का. Marginalized sections of society have been brought into mainstreams by implementing the reservation policy. Marginalized section का मतलब होता है BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो सेक्शंस है वो मेन स्ट्रीम में अपने साथ म्हणजे धारा में लाए जा सकते ऐसे रिजर्वेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करके. तो इसीलिए their participation has been increased in the process of decision making. Democratization of the society not only requires progressive laws and policies, it also needs effective participation of bureaucracy. म्हणजे सिर्फ बना दिया लॉज उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ब्यूरोक्रेसी का होना, तभी वो लॉज इम्प्लीमेंट हो सकेंगे और तभी उसका कुछ आम आदमी को फ़ायदा होगा. टाइप्स ऑफ सिविल सर्विस. अब सिविल सर्विस में बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे 3 बताई गई है यहाँ पे. ऑल इंडिया सर्विस, यूनियन आर सेंट्रल सर्विस और स्टेट सर्विस. तो ऑल इंडिया सर्विस में क्या क्या कैटेगराइज, कौन सी कैटेगरी आती है? दे इंक्लूड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS और इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. IAS, IPS, IFS. तो ये 3 सर्विस ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं. यूनियन आर सेंट्रल सर्विस, दे कम अंडर यूनियन गवर्नमेंट. दे इंक्लूड इंडियन फॉरेन सर्विस IFS और इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS. देखो बोला
सेकेंड कैटेगरी जो है यूनियन और सेंट्रल सर्विस, उसमें आईएफएस और आईआरएस दो कैटेगरी आती है। तो आईएफएस है इंडियन फॉरेन सर्विस और आईआरएस है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। रेवेन्यू म्हणजे जिसमें कमाई होती है, जैसे कि टैक्स बोलो, ये बोलो, तो वो सब सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स जो भी बनते हैं वो यूनियन और सेंट्रल सर्विस रहती है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये ऑल इंडिया लेवल पे जॉब बोली जाती है। स्टेट सिविल सर्विस, दे कम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। दे इंक्लूड डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO, तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. They are recruited through the competitive examinations held at the state level. Recruited म्हणजे उनको जॉब मिलती है, और वो सिलेक्ट कैसे होते हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है, जैसे कि MPSC है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, ये महाराष्ट्र स्टेट लेवल की एग्ज़ाम है। ऐसी एग्ज़ाम देने के बाद आप कलेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तहसीलदार या ऐसा कुछ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तहत आती है, मैजिस्ट्रेट बन सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has established autonomous institution like Public Service Commission to ensure that the civil servants are selected on the basis of criteria of merit and efficiency. सब बोलने की बातें हैं, मेरिट और एफिशिएंसी कुछ भी नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन म्हणजे सेल्फ डेवलप्ड पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशन को उन्होंने डेवलप किया है। तो इसकी वजह से वो सिलेक्ट करता है सिविल सर्वेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड एफिशिएंसी। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC conducts examination for recruitment and appointment of candidates for ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। दोनों पहले दो कैटेगरी सर्विसेज है वो UPSC से सिलेक्ट होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो उसमें सिलेक्ट होते हैं, और फिर MPSC से महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन सिलेक्ट्स कैंडिडेट्स थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड recommends them to the government to be recruited in state administration. In order to provide opportunities to all sections of society to enter in bureaucracy and civil services, there is a provision for reservation for the scheduled caste, scheduled tribe, women, other backward caste and specially abled. In order to provide opportunities to all sections of society, सब तरह के लोग को एक चांस, मौका मिलना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में एंटर होने का सिविल सर्विसेज में, इसीलिए ये रिजर्वेशन बनाया गया है। scheduled caste, scheduled tribe, women, other backward caste and specially abled. This provision ensures that weaker section of society are not left out of civil services due to social inequality. ये प्रूव करने के लिए कि समाज में एकता नहीं होंगी, फिर भी एकता बनाए रखने के लिए इनको SC/ST को लिया जाता है। Minister and secretaries. The efficiency of a particular government department depends upon the interrelationship between minister and department secretaries and deputy secretaries. म्हणजे efficiency म्हणजे काबिलियत, तो काबिलियत पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की किस पे डिपेंड रहती है? इंटर रिलेशन, मिनिस्टर और डिपार्टमेंट सेक्रेटरी के रिलेशन कैसे है, और डिप्यूटी सेक्रेटरी। Decisions relating to the department are made by concerned minister, but necessary information to make such decision is given by civil servants. तो सिविल सर्वेंट्स जैसे जैसे इनको गाइड करते हैं वैसे वैसे ये मिनिस्टर लोग डिसीजन लेते हैं। कल अपन ने पढ़ा कि अगर कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई या इम्प्लीमेंट होने के बाद उसमें सक्सेस नहीं मिली तो इसमें मिनिस्टर की गलती मानी जाएगी, न कि ब्यूरोक्रेसी की। सिविल सर्वेंट को कुछ नहीं बोला जाएगा, ना ही उसको पद से हटाया जाएगा। सिविल सर्वेंट्स मीनिंग ब्यूरोक्रेसी हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंफॉर्मेशन. इट इज़ द सिविल सर्वेंट हु नोज द फाइनेंशियल प्रोविजन फॉर अ पर्टिकुलर स्कीम और प्लान. सिविल सर्वेंट को ही पता रहता है कि इसमें डिसीजन कैसे लेना है, क्या लेना है. मिनिस्टर्स आर लाइक पपेट्स.
Civil servants are aware of history of success and failure of policies. Hence, ministers are dependent upon civil servants. If ministers maintain a dialogue with civil servants and develop mutual trust and transparency, it will help the department. अगर ministers उस सिविल सर्वेंट से अच्छे रिलेशन बनाए रखते हैं तो ये पूरे कंट्री के ही काम आता है, क्योंकि वो जो भी डिसीजन लेगा अच्छा ही लेंगे. So here ends our lesson. Friends, you have understood bureaucracy. If you have not understood, please once read the lesson and then we will move further for notes. Identify the following statements are correct or wrong and rewrite the wrong one in their correct form. So in a parliamentary democracy, representatives elected by the people are elected by the people and minister bear the administrative responsibility. ये करेक्ट है आंसर दोस्तों, ये आंसर दिस इज करेक्ट. सो रीराइट द सेंटेंस इन देयर करेक्ट फॉर्म. तो ये करेक्ट है तो इसको रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूट्स कैंडिडेट्स फॉर सिविल सर्विसेज इन महाराष्ट्र. ये तो रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग. महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूट्स कैंडिडेट्स फॉर सिविल सर्विस इन महाराष्ट्र. यूपीएससी नहीं करती है, एमपीएससी करती है. ठीक है. नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजन. रीजन के साथ इन स्टेटमेंट्स को आप बताइए. रिजर्वेशन पॉलिसी इज फॉलोड इवन इन सिविल सर्विसेज. तो पॉइंट नंबर 1 नोट डाउन करिए. A part of the society comprising of scheduled caste, scheduled tribes, women, other backward caste and specially abled is termed as the weaker section of the society. It was essential to empower these weaker sections. Point number 3, they were left out of civil services due to social inequality. In order to establish, ये मेन पॉइंट है दोस्तों, ये आपको लिखना पड़ेगा. In order to establish social justice and provide opportunities to weaker sections of the society, reservation policy is followed even in civil services. इतना भी अगर कभी आपने लिख दिया, ये बाकी का मैंने बताया आपको. इफ यू डोंट राइट, इफ यू राइट दिस मच, in order to establish social justice and provide opportunities to weaker section of the society, reservation policy is followed even in civil services. इतना लिखा तो you will be getting marks. Second question is, it is necessary for civil servants to be politically neutral. In parliamentary democracy in India, a new government comes in power. In parliamentary democracy in India, a new government comes in power after every 5 years. But the bureaucracy is permanent. That is, they remain the same. Bureaucracy is expected to implement the policies and decision of the earlier government with the same efficiency and commitment with which they were which they were working. Civil servants are expected to keep away from taking a political stand and remain neutral while discharging their duties. If civil servants work according to their political view, it will lead to chaos. Hence, they should be politically neutral. पॉलिटिकली उनको न्यूट्रल रहना ही पड़ता है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन 25 to 30 words. Explain the role of ministers and civil servants in the efficient administration of a department. To write the answer, point number 1. Efficiency of a particular department depends upon the interrelation between ministers and his secretary and deputy secretary that we have discussed just now. तो उसके ऊपर एफिशिएंसी उसके ऊपर रहती है कि उनका रिलेशन कैसे है. तो फर्स्ट पॉइंट ये है, एफिशिएंसी ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मिनिस्टर एंड हिज सेक्रेटरी एंड डिप्यूटी सेक्रेटरी. सेकेंड, द डिसीजन टेकन बाय द मिनिस्टर्स आर बेस्ड ऑन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द ब्यूरोक्रेसी. थर्ड, bureaucracy, that is civil servants, have complete information about the financial provisions for a particular scheme or plan, and also about the history of successes and failures of policies. Hence, if the ministers develop mutual trust and transparency with the civil servant, it will help in the efficient
administration of the department. Second, explain how bureaucracy provides a stability to the political system. Bureaucracy does the work of implementing decisions taken by the ministers. Several important reforms introduced during the post independence period have been effectively implemented by the bureaucracy. Point number 3, it consistently provided services like water supply, public cleanliness, transport, electricity, etc. to the people and brings stability in their day to day life. Point number 4, it acts as an instrument of social transformation and democratization. In this way, it gives stability to the political systems. Question number 3, explain the characteristics of bureaucracy. कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत अच्छे से बताया है. अच्छा, इसमें नहीं है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ओके, तो यू कैन राइट दैट. क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ये तो आप लिख सकते हो क्योंकि आपको मैंने अच्छे से बताया है कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्यूरोक्रेसी के. डिस्कस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक है परमानेंट मैकेनिज्म, दूसरा है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और तीसरा है एनोनिमिटी. तो यहाँ पे डिस्कस करना है. ब्यूरोक्रेसी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच एक्चुअली इम्प्लीमेंट्स द गवर्नमेंट पॉलिसीज. Though the government changes, bureaucracy remain constant, thus it is a permanent in nature. It has to remain politically neutral and discharge its duties. Its anonymity is maintained, that is, it is not held directly responsible for any success or failure of policies and it is never publicly criticized. Thus, the structure of bureaucracy in India is extensively and complex. Okay, now you have to only fill this chart. टाइप्स ऑफ सिविल सर्विस आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारा मसाला है. टाइप्स ऑफ सिविल सर्विस, तो ऑल इंडिया सर्विस में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. यूनियन आर सेंट्रल सर्विस में इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, IFS, IRS. स्टेट सिविल सर्विस में डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. तो दोस्तों ये थी कहानी. कंसेप्चुअल पिक्चर्स भी क्लियर हो गए. अब आप इसकी नोट्स प्रिपेयर करना और कुछ अगर इसमें डिफ़िकल्टी है तो